हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जो टॉपिक का नाम है उसका है इलेक्ट्रोस्टेट। और इसमें जो आपके क्लास का जो पहला लेक्चर है, जो पहला टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप 11 में पढ़े या नहीं पढ़े, या कोरोना के कारण जो भी हुआ आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ अथवा नहीं हुआ, इससे कोई मायने नहीं रखता है। अब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट, और आपको जो है ना, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आप 11 पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप जो है ना मेरे साथ बने रहिए। आपको आपका एक एक चीज जो है ना वो बढ़िया से क्लियर होगा इलेक्ट्रोस्टेट में। बस आप मेरा रेगुलर जो है ना लेक्चर देखिए और घर में जाके प्रैक्टिस करते रहिए। और जिन बच्चों के मन में ये डाउट है कि ये जो लेक्चर बना रहे हैं सर वो किसका, मतलब बोर्ड एग्जाम का है या आईआईटी का है, नीट का है, किसका है, तो बस हम आपको बोल रहे हैं कि इस लेक्चर में हम जो है ना सारे एग्जाम को कवर करेंगे। अब जिसको सिर्फ बोर्ड का एग्जाम देना है तो वो ऊपर ऊपर से मेरा लेक्चर देखे, जो हल्का हल्का एक दो सवाल करवाएंगे वो करे, और उसके बोर्ड एग्जाम का पूरा जो है ना प्रिपरेशन हो जाएगा। और लेकिन जो चाहता है कि हम डिटेल पढ़ें, डिटेल कंसेप्ट पढ़ें, हमसे जो है ना नीट का एग्जाम निकले, नीट का फिजिक्स मेरा क्लियर हो, जेई का फिजिक्स मेरा क्लियर हो, अगर आप ये चाहते हैं तो मेरा लेक्चर शुरू से अंत तक बहुत बढ़िया से देखिए। हम जो जो सवाल करवा रहे हैं उसको अच्छा से कीजिए, तब आपको जो है ना सारा क्लियर होगा। और मेरा जो ऑफलाइन बैच है जो हम अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं वो भी जो है ना जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है ना अगर मेरा ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप दिसंबर से एडमिशन चालू होगा, आप वहां जाकर के एडमिशन लीजिए, ठीक है। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। ये इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए ना कि ये इलेक्ट्रोस्टेट क्या है, क्योंकि हम लोग जो है ना फिजिक्स के जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस शाखा में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन करते हैं ना वो इलेक्ट्रोस्टेट है। तो इलेक्ट्रोस्टेट है क्या? देखिए, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं चार्ज की ना, अभी हम लोग समझेंगे ये चार्ज है क्या। लेकिन जब चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज क्या है? जब रेस्ट में है तब हम लोग अगर उसके इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टेट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स के इस ब्रांच में हम लोग चार्ज का स्टडी, आवेश का स्टडी तब करेंगे जब वो स्थिर अवस्था में हो। अब स्थिर का मतलब क्या है? अगर आप 11 नहीं पढ़े हैं, आपको रेस्ट एंड मोशन का जो है ना नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हम कब कहेंगे कि चार्ज रेस्ट में है। हम बोल रहे हैं कि देखिए, तो अभी आप जो है ना जब टाइम आपका कुछ था, t बराबर 0 पे चार्ज जो है ना यहां बैठा हुआ था, क्यों? कोई आवेश है, हम लोग उसको क्यू से सूचित करते हैं। अगर t बराबर 5 सेकेंड पर भी ये यहीं बैठा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ इसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर टाइम के साथ इसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो तो हम लोग बोलेंगे ये चार्ज किस में है? रेस्ट में है। और उस समय इस चार्ज का क्या क्या इफेक्ट है, इस चार्ज के साथ क्या क्या फेनोमेना हो रहा है, ये सब का अध्ययन हम लोग जिस फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टेट बोलते हैं। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर हम बात करें मोशन की, देखिए तो अभी चार्ज यहां था, कुछ देर के बाद चार्ज यहां आ गया, फिर से चार्ज यहां आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब चार्ज जो है ना रेस्ट में नहीं है, टाइम के साथ इसका पोजीशन हमेशा बदल रहा है। तो जब टाइम के साथ इसका पोजीशन बदले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये चार्ज क्या है? मोशन में है। और इस तरह जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, कि जब चार्ज मोशन में हो जाता है तब उसके फेनोमेना के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे ना, स्टडी करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का।
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या है कि जब चार्ज रेस्ट में है, देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, देखिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, जब हम बात अगर करें इलेक्ट्रोस्टेट का, तो भाई ये इलेक्ट्रोस्टेट है क्या, ये इलेक्ट्रोस्टेट जो है क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टेट की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ये क्या है भाई, देखिए तो कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the effect of which deals with the effect of charge when it is at rest। हम क्या बोल रहे हैं, अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हम बोल रहे हैं, देखिए तो कि भौतिकी के जिस शाखा में, या हम लोग क्या बोले कि स्थिर विद्युत की भौतिकी की ऐसी शाखा है जिसमें आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जब आवेश किसमें हो, तो विराम में हो। बात आ रही समझ में कि जब आवेश विराम में है तो उस समय उसके इफेक्ट के, उसके प्रभाव के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात आ रही समझ में, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो चलिए हम लोग जानते हैं भाई ये चार्ज क्या है। हम लोग जब चार्ज के बारे में इसमें जानेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि ये चार्ज क्या है। देखियो तो अगर हम बात करें, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है इसका, आज जो है ना इलेक्ट्रोस्टेट का हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टेट होता क्या है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश, ये सब क्या होता है। हम लोग आवेश के बारे में डील करेंगे, ये आवेश है क्या, चार्ज है क्या। तो देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज क्या है। एक टर्म हम यहां यूज कर रहे हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अभी हम समझाते हैं ये क्या होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय which it shows the effect of attraction or repulsion It is an intrinsic property of matter by which it shows the effect of attraction or repulsion in certain region. In certain region is called charge. देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई चार्ज है क्या, तो किसी मेटर का जो है ना ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, देखिए तो पहले इसको हम लोग समझते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये ऐसा हम लोग प्रॉपर्टी को बोलते हैं ना कि जो मास पे नहीं डिपेंड करे। हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज जो है मास पे नहीं डिपेंड करे। भाई ऐसा कि अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि यहां एक आवेश है, इस पे हम 1 कूलम्ब का आवेश दे रहे हैं, और एक बड़ा सा मटेरियल है, इस पे भी हम लोग 1 कूलम्ब का आवेश दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहां जो पार्टिकल जो इसको चार्ज कर रहा होगा ना, ये इसके वेट पर, इसके मास पर नहीं निर्भर करेगा कि अगर आपको 1 कूलम्ब चार्ज देना है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? यहां देखिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसे भी आप समझिए कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पे नहीं डिपेंड कर रहा, क्या डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। तो ये मास पे कैसे निर्भर नहीं करेगा। हाँ बच्चा देखिए तो हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर आप लोग जानते होंगे, टेम्परेचर क्या होता है, ताप होता है।
ताप क्या मास पे डिपेंड करता है क्या? हम वही आपको बोले कि ये जो है ना आपके रूम का कमरा है, अभी इसका टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी समझिए, हम क्या किए, आपके रूम में गए और आपके रूम को दो भाग में बांट दिया ऐसे करके, गर्मी का टाइम था, बीच में हम जाके वो दीवार खड़ा कर दिया, क्या बताइए बीच में एकदम, तो बताइए इधर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा 12.5 डिग्री और इधर का 12.5 डिग्री, ऐसा होगा क्या? आपके घर में जितना भी कमरा है ना सबका टेम्परेचर 25 डिग्री रहेगा, आप उसको बहुत छोटा पार्ट में बांट दीजिए। देखिए तो रूम का साइज घटा, मतलब उसका मास घट गया ना, उसका वॉल्यूम घट गया, अगर वॉल्यूम घटा तो उसका मास भी घट गया, तो मास के घटने से क्या टेम्परेचर घटा क्या? तो जो प्रॉपर्टी मास पर नहीं, मास आप कुछ भी रखिए, मास को दुगना कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, अगर वो उस पर नहीं निर्भर कर रहा है तो उस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो चार्ज भी जो है ना किसी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है तो किसे वो जो है ना अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करेगा भाई। वो अगर यहां पे आप देखिए अट्रैक्शन रिपल्सन का मतलब क्या हुआ कि वो या तो किसी को आकर्षित करेगा, नहीं तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण और रिपल्सन मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण। वो या तो किसी को अपनी ओर खींचेगा, नहीं तो क्या करेगा? अपने से दूर धकेलेगा। अब ऐसा नहीं है ना कि हम यहां कोई चार्ज रखें और आप जो है ना मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने घर में तो वहां आपको धकेल देगा, ऐसा नहीं करेगा ये कि हम यहां चार्ज रखें और आप अपने घर में एक चार्ज लेकर के बैठे हुए हैं तो मेरा वाला चार्ज आप लोग के वाला चार्ज को खींच लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? ये अट्रैक्शन और रिपल्सन तो शो करेगा लेकिन एक सर्टेन रीजन में, उससे बाहर नहीं। ऐसा नहीं कि वो हम यहां रखे तो बेचारा अनंत तक जो है ना खींचना स्टार्ट कर दे रहा है। हम ऐसा बोलेंगे कि वो अनंत तक दिखाएगा इफेक्ट, लेकिन उसका इफेक्ट आपको अनंत तक दिखेगा नहीं, इनफाइनाइट तक। तो एक कोई सर्टेन रीजन होगा और उसी रीजन में ये क्या करेगा? तो अपना अट्रैक्शन और रिपल्सन का इफेक्ट जो है वो शो करेगा। तो आई होप आपको चार्ज समझ में आया होगा। बात आ रही समझ में कि हम लोग जो है ना चार्ज किसको बोलते हैं, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। ये बात समझ में आया या नहीं आया? तो चलिए तो हम लोग कहते हैं ये अब इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लीजिए, भाई क्या हिस्ट्री है इसका, कहां से स्टार्ट हुआ ये सब। ठीक है, एग्जाम में ये सब नहीं पूछ रहा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं। आई होप आपको जो है ना आवेश क्लियर हुआ होगा कि ये आवेश होता क्या है। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो जो है ना हिंदी हम बोलते हैं ना, आवेश क्या है तो किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो किसी निश्चित क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव दिखाता है। और आप अपना कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, और हिंदी मीडियम के बच्चे इसको लिखना जो है ना स्टार्ट कीजिए। तो इसका हिस्ट्री क्या है कि इसका जो है ना हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। हिस्ट्री क्या? तो अभी से जो है ना 600 BC, मतलब ईसा मसीह जब जन्मे ना उसके 600 साल पहले की बात हो रही है कि हुआ क्या भाई? तो ग्रीस में, ग्रीस आप लोग नाम सुने होंगे, यूनान नाम सुने हिंदी में, ग्रीस। यहां पे कोई जगह क्या था तो मिलेटस करके कोई जगह था। क्या सब जगह था? MILETUS, ऐसा कोई जगह था। वहां क्या हुआ, थेल्स नाम के कोई आदमी थे, ठीक है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है ना बहुत पहले से चल रहा था। तो वो क्या किए भाई कि जब ग्लास वाला रॉड को, इस ग्लास में क्या है, कांच का एक रॉड था, ग्लास का रॉड, इसको जो है ना सिल्क के साथ, सिल्क जानते हैं ना, इसको जो है सिल्क का एक कपड़ा था, इसके साथ जो है ना वो रगड़ना स्टार्ट किए। आप लोग देखे होंगे ना, ऐसा कर देते हैं घर में कंघी उठाइए और ऐसा करके बाल में जो है ना लगाइए, वो क्या करेगा, हल्का हल्का जो ऑब्जेक्ट है ना उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा आप देखें? नहीं तो आप ट्राई करके देखिएगा कि आप जो है ना ऐसे करके उठाइए कंघी और ऐसे लगाना स्टार्ट कीजिए, क्या होगा, फिर कंघी को जो है ना छोटा छोटा कागज के टुकड़ा के पास लेकर के जाइए, वो क्या करेगा, कागज के छोटे टुकड़े को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो क्या हो गया भाई, उसमें कुछ तो हुआ होगा ना,
कुछ तो हुआ है जिसके कारण जो है वो उसमें मतलब कि किसी भी हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का गुण आ गया है। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो देखिए, तो ये ग्लास वाले रॉड को जब सिल्क के क्लोथ के साथ जो है ना रगड़ा गया ना, तो इस पे भी ये भी क्या हुआ, ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया। तो इस पर जो चार्ज आया ना उसको बोला पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो चार्ज आया उसको हम लोग बोले पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या हम लोग बोलेंगे, धनात्मक आवेश। इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक आवेश। और सिल्क वाला जो रेशम का ही कपड़ा था ना, इस पे जो चार्ज आया इसको बोला नेगेटिव आवेश, मतलब ऋणात्मक चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। मतलब अब क्या हुआ कि आवेश जो है ना दो तरह का हो गया। अब पता चला उस सबको कि अच्छा ये जो आवेश है ना, जो चार्ज है ना, वो चार्ज दो तरह का है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, तो पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है ना, ये थेल्स में बहुत दिन पहले से चल रहा था, समझ रहे हैं? ये सब काम जो है ना वहां चल रहा था। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए, तो आई होप आपको जो है ना ये चीज समझ में आया होगा। बात क्लियर है? चलिए, क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। ये कहानी था फालतू वाला, ठीक ना? चलिए कोई बात नहीं, जो भी था उसको पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए, तो अब हम लोग जो है ना इस जो आदेश हम लोग पढ़े, जो चार्ज पढ़े, उस चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मतलब क्या है, तो आवेश के गुण, आवेश के गुण, कि आवेश का जो है ना गुण क्या क्या है। हम लोग तो जान लिए कि भाई ये आवेश होता है, और आवेश का क्या क्या, आवेश का ऐसा गुण है कि वो किसी को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, हल्के वाले ऑब्जेक्ट को। अब चलिए, तो इसका जो है ना प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो देखिए, तो पहला गुण हम लोग बोल रहे हैं, पहला क्या है, ए डी टी वी टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, आवेशों की योज्यता। हिंदी वाले बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। देखिए, तो एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये आवेश का जो है ना, ये चार्ज का ऐसा गुण है कि वो अगर मान लीजिए, हम ऐसे समझा रहे हैं आपको। देखिए, तो मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है, ये कोई सिस्टम है, इसके मान लीजिए यहां पे जो है Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है, यहां Q3 चार्ज है, यहां Q4 चार्ज है, यहां -Q5 चार्ज है। तो हम अगर पूछें कि भाई इस पूरे सिस्टम में नेट चार्ज कितना है, इस पूरे सिस्टम में अगर हम नेट चार्ज की बात करें, Q नेट की बात करें, तो हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये बोल रहा है कि आप जो है ना, ये एडिटिविटी ऑफ द चार्ज क्या होता है, तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है, किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, वो अलजेब्रिक सम होता है आपका इंडिविजुअल चार्जेस का। कि किसी सिस्टम में जितना इंडिविजुअल चार्ज है, इस सब को जोड़ करके बोलिए तो वो पूरे सिस्टम का नेट चार्ज बता देगा। और जो है ये जो चार्जेस को हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं, और अलजेब्रा के लिए ऐड कर सकते हैं। मैंने जो बीजगणित का साधारण नियम है ना, अलजेब्रा वाला, अलजेब्रिक सम जो होता है
उसके थ्रू हम लोग जो है तो Q नेट देखिए तो क्या लिखेंगे, Q1 हम लोग लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और माइनस क्या होगा Q5 का। ये नेगेटिव है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि the total charge of an system, the total charge of an system is the total charges of an system is algebraic sum of individual charges located at different position of system। इतना बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है आपको, ये बताइए। इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि भाई किसी भी आवेश का जो प्रॉपर्टी होता है ना, सबसे पहला प्रॉपर्टी कि आप उसको जो है ना अल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं कि भाई किसी सिस्टम में जितना चार्ज है उस चार्ज को आप अलजेब्रा के माध्यम से जितना है ना, जैसे हम लोग 1 2 3 4 का होते हैं ना, आप उस तरह इसको जो है ना जोड़ सकते हैं। इतना बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी निकाय का कुल आवेश जो होगा ना, अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो किसी निकाय का कुल आवेश उसके हर एक इस पोजीशन में उपस्थित छोटे छोटे आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो देखो पहला प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि भाई किसी जो आवेश है ना, इस आवेश का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए दूसरा प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है समझते हैं इसको बहुत बढ़िया से। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए तो दूसरा प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। इसको हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज आपको बता दें कि एलिमेंट्री चार्ज या इसको हम लोग बोलते हैं और फंडामेंटल चार्ज। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं इसको? देखिए तो हिंदी में मूल आवेश, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। तो भाई ये मूल आवेश है क्या? तो किसी भी मैटर पे ऐसा हम बोल रहे हैं कि किसी जो सिस्टम होता है ना, द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट एग्जिस्ट, हम क्या बोल देखे तो कि द मिनिमम पॉसिबल, इसको हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज, द मिनिमम पॉसिबल amount of charge that can exist independently। हम क्या बोल रहे हैं कि इस हम लोग जो ब्रह्मांड जहां पे रह रहे हैं वहां पे आवेश का जो सबसे छोटा पॉसिबल संख्या है जो फ्रीली रह सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। हिंदी में फिर से हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा जो स्वतंत्रता पूर्वक
एग्जिस्ट कर सके, विद्यमान रह सके ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। इसको हम लोग मूल आवेश भी बोलते हैं। तो देखिए एक बात, ये जो मूल आवेश होता है ना, आपको पता होगा कि जो एटम्स है वो 3 गो सब पार्टिकल्स में बटा हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद भी इसको हम लोग जो है ना फंडामेंटल पार्टिकल्स मान रहे थे, जब तक कि और नया नया पार्टिकल नहीं हम लोग जो है ना खोज पाए। तो देखिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, उसको हम लोग ई से लिखते हैं, और इसी को हम लोग जो है ना फंडामेंटल आवेश मान रहे हैं। यही तो मूल आवेश है। और ये कितना होता है, तो 1.6 नेगेटिव के साथ इतना कूलम। ये कूलम क्या होता है हम लोग जानेंगे, ठीक ना। अभी जानिए कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग जो है ना अप्रोक्सीमेटली -1 के बराबर मानते हैं, -1 कूलम। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये किसी पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो क्वार्क एक और पार्टिकल है, क्वार्क। इसका जो आवेश होता है, देखिए तो इसका आवेश होता है 2e/3 या -e/3। इसका जो आवेश होता है वो यही होता है कि q/3 या -e/3। ये शायद आपको पता हो, लेकिन ये जो है ना, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये डिपेंड करने वाला पार्टिकल है। तो हम लोग अब से क्या मानेंगे कि जो फंडामेंटल चार्ज है या जो एलिमेंट्री चार्ज है वो किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को हम लोग जो है ना एलिमेंट्री चार्ज मान लेते हैं। इतना आपको पता है। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा दें। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए क्या बोलता है कि चार्ज कैन नाइदर बी डिवाइडेड, चार्ज कैन नाइदर बी डिवाइडेड, चार्ज कैन नाइदर बी डिविजिबल। ऐसे बोल रहे हैं कि जो आवेश है ना, आवेश को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बोलता है। अगर हम आपसे बोले कि भाई हमको 1.5 कूलम आवेश दीजिए, आप नहीं दे पाइएगा, हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि चार्ज आवेश विभाजित नहीं हो सकता है, आवेश को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप एगो आवेश मांग सकते हैं, 1 क्यू मांगिए, 2 क्यू मांगिए, 3 क्यू मांगिए, वो आपको दे देगा। या 1 क्यू आप किसी से लीजिए, वो दे देगा। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन में आपसे वैल्यू मांगे आवेश का, आप नहीं दे पाइएगा। बात आ रही समझ में? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज कैन नाइदर बी डिविजिबल। इसका दूसरा एक और पॉइंट क्या कि द टोटल चार्ज, देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट पे द टोटल चार्ज on any element, the total charge on any element is an integral multiple of elementary charges, elementary चार्ज। मतलब किसी एलिमेंट पर जो टोटल चार्ज होगा, अगर हम बात करें Q बराबर N इंटू E, ये बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि किसी भी एलिमेंट पर जो टोटल चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब इंटीजर बहुत जानते हैं ना आप कि 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे करके ना, तो यहां हम प्लस माइनस लिख देते हैं कि टोटल चार्ज बराबर क्या होगा, तो +-n इंटू ई। जहां देखिए तो क्यू क्या है भाई, तो क्यू आपका टोटल चार्ज।
कुल आवेश है। किसी पदार्थ पर जो कुल आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। हम हिंदी में बोल रहे हैं कि किसी तत्व पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। तो ये टोटल चार्ज है। ई क्या है भाई? तो आपका एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है, ये एलिमेंट्री चार्ज है। और एन क्या? तो एन भाई इंटीजर है, इंटीजर है। और ये क्या होगा? तो प्लस माइनस वन, जीरो हो सकता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, ऐसे करके जाती रहेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आया या नहीं आया? कि भाई किसी भी, सबसे पहली बात तो देखिए, तो जब भी हम अगर मान लीजिए आपसे बोल रहे कि भाई इलेक्ट्रॉन दो, तो जब भी इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज सब तो इलेक्ट्रॉन का ही खेल है ना। सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज तो होता ही नहीं है। आप लोग ये थोड़ा सा भी जानते होंगे कि प्रोटॉन कहीं भाग नहीं लेता है। अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज है ज्यादा, आप बोल रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब है? कि वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप बोल रहे हैं इस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या? यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब कहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। इतना बात आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये टोटल चार्ज अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? कि ये जो है ना, इसका मल्टीपल इंटीग्रल होगा। इतना बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हमको ये बताइए। चलिए अब हम तीसरे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि भाई ये तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, और उसके बाद जो है ना हम लोग सवाल करेंगे इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, कि क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम तीसरा प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। अगर हम तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, मतलब आवेशों का संरक्षण। ये क्या है? आवेशों का संरक्षण। इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आवेश जो है ना, आप कोई भी काम कीजिए जो किसी सिस्टम का कुल आवेश है, नेट चार्ज है, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। देखिए तो हम ऐसा बात कर रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा कि हम बोल रहे हैं कि आपके पास NaCl है, आपके पास NaCl है, जानते हैं ना, ये खाने वाला नमक है जो हम लोग घर में खाते हैं, नमक है ये। अभी इसका अगर हम आपको आवेश की बात करें, इस पर नेट चार्ज क्यू नेट कितना है? तो जीरो है। देखिए तो कोई चार्ज ही नहीं है। अब क्या हुआ? इसको हम लोग आयोनाइज कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? आयोनाइज कर रहे हैं। और ये टूटा किसमें? तो Na+ में और प्लस Cl- में। अच्छा देखिए तो यहां अगर हम नेट चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहां भी जीरो। यहां अगर हम नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज यहां भी +1 और -1। क्या हो गया? देखिए तो +1 -1 क्या हो जाएगा? फिर से जीरो। मतलब क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, किसी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, चाहे आप कुछ भी प्रोसेस कीजिए, किसी जो एक क्या उसको बोलते हैं, जो एक सिस्टम है, उसका जो नेट चार्ज है वो हमेशा कंजर्व हो रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल लिखेंगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी। हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. Charge can neither be created nor destroyed. It can only transfer from one body to another body. ये चार्ज को जो है ना तो हम लोग बना सकते हैं, और न ही चार्ज का ना तो निर्माण किया जा सकता है, न ही चार्ज का विनाश किया जा सकता है। बस हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक जगह चार्ज था उसको उठा के दूसरा जगह ले गए, फिर दूसरा वही चार्ज था उसको उठा के यहां ले आए। तो आप सिर्फ चार्ज की हेराफेरी कर सकते हैं, आप आवेश का हेर फेर कर सकते हैं,
आवेश नहीं बना सकते हैं और नहीं आवेश का आप विनाश कर सकते हैं। ये कौन बोलता है? तो भाई आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलता है। ये बात आ रही समझ में कि या नहीं आ रही है? और देखिए एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है कि सर इसका प्रूफ दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है कि द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड ट्रू। हम लोग प्रयोग किए और प्रयोग से ऐसा पता चला ना कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसका कोई और मतलब जो है ना ठोस प्रमाण नहीं है मेरे पास कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फ्लो होता है, ये जो नियम है ये लागू होता है या नहीं होता है। तो एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा आप देखिए एनसीईआरटी, उसमें लिखा हुआ है कि द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही है? हमको ये बताइए, इतना बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये बताता भाई कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या। इतना बात समझ में आई या नहीं? अब देखिए तो हम आपको थोड़ा सा और एक चीज समझा रहे हैं, ये ज्यादा नहीं समझना लेकिन चलिए टॉपिक है तो समझना पड़ेगा ना कि भाई दो पार्टिकल को हम लोग चार्ज कैसे करेंगे। चार्ज कैसे करेंगे हम लोग? दो कोई सी पार्टिकल को अगर हमको चार्ज करना है तो वो चार्ज कैसे करेंगे? तो वे टू चार्जिंग हम लोग देखिए तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि वे टू चार्ज अ बॉडी। क्या बोल रहे हैं? वे टू चार्ज अ बॉडी। वे टू चार्ज अ बॉडी। सबसे पहला हम क्या बोल रहे हैं? चार्जिंग कैसे करना है? तो चार्ज बाय कंडक्शन। कंडक्शन जानते हैं ना, सुचालक होता है भाई। सुचालक में जो है हीट का फ्लो होता है। ये आपको कैसे जो है ना इसको जो है ना चार्ज, देखिए हम क्या बोले कि यहां जो है ना, यहां एक आप कंडक्टर लीजिए, इस कंडक्टर पे जो है ना एक्सेस चार्ज था, मान लीजिए एक्सेस चार्ज था इस पे, ठीक है। यहां पे जो है एक न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है ऐसे करके, ये क्या है? न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। आप क्या कीजिए, मान लीजिए इस पर अगर एक्सेस चार्ज है तो हम बोलते हैं यहां पे एक्सेस क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसमें भरा पड़ा है एकदम। इसको अगर हमको चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आएंगे ऐसे करके, इससे हम जो है ना कांटेक्ट करवा दिए इसको। अब होगा क्या? इसका चार्ज जो है ना यहां फ्लो होना स्टार्ट होगा, ये सारा चार्ज जो है इधर आना स्टार्ट होगा। अब बताइए कि क्या ये अपना आधा आधा चार्ज इसको दे देगा क्या? मान लीजिए इस पे अगर Q चार्ज है, नेट चार्ज इस पे अगर Q हो तो क्या इस पे कितना चार्ज आएगा? तो देखिए क्या कंडीशन है कि अगर मटेरियल भी सेम हो, इसका जो शेप और साइज एकदम बिल्कुल इसके बराबर हो, सब कुछ जो है ना सिमिलर हो, तब क्या होगा? चार्ज इक्वली बढ़ जाएगा। अगर इतना कंडीशन है, मटेरियल भी बराबर है, शेप और साइज सब कुछ बराबर है, तभी ऐसा होगा कि ये चार्ज Q बढ़ जाएगा, इसके पास भी Q/2 और इसके पास भी क्या हो जाएगा? Q/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो अगर आपको जो है ना तो चार्ज कैसे कीजिएगा? तो अगर हम कंडक्शन से चार्ज कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे भाई ये डायरेक्ट कांटेक्ट से करेंगे, कि डायरेक्ट दोनों को जो है ना एक दूसरे के संपर्क में ले आएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट। ये बेचारा चार्ज पार्टिकल था, ये न्यूट्रल था, इसको लाए और सटा दिया ऐसे करके, क्या होगा? इससे चार्ज इधर आना स्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा? अब ये पार्टिकल भी चार्ज हो जाएगा। अब ये जो पिंड है ये भी चार्ज, इस पर एक्सेस चार्ज था, ये चार्ज बह करके कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। इतना बात आ रही है आपको समझ में या नहीं आ रही है? तो देखिए तो अब दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि दूसरा क्या है? तो भाई किसी पार्टिकल को जो है ना हम लोग और अच्छा बिना टच करवाए कर सकते हैं क्या? बोला हाँ कर सकते हैं भाई। इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन होता क्या है? इसमें हम लोग जो है ना विदाउट कॉन्टैक्ट बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट नहीं करवा के, विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना संपर्क के हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं क्या? देखते हैं क्या इसमें करते हैं। हम बोल रहे हैं कि आपके पास जो है ना आपके पास जो है ना मान लीजिए ये वाला चार्ज, ये वो चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, चार्ज वाला पिंड है। हम यहां एक न्यूट्रल जो है ना
एवं न्यूट्रल इसके सामने लेकर के आना स्टार्ट किया, तो देखिए होगा क्या, इसके पास जो है ना पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। अब जैसे ही इसको आप यहां लेकर के आइएगा तो इस सारा मटेरियल वाला इलेक्ट्रॉन इधर आना स्टार्ट हो जाएगा ना, होगा कि नहीं बताइए। तो इधर मटेरियल में जो इधर इलेक्ट्रॉन था वो सब इलेक्ट्रॉन इधर खींच करके आ जाएगा। देखिए ये भी बेचारा चार्ज हो गया, और ये अगर सारा इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहां फिर से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या, देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को, चार्ज सिस्टम को इसके पास लेकर के आए तो इसका सारा इलेक्ट्रॉन खींच के यहां आ गया, और यहां क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हमको करना क्या है, तो यहां एगो और हम न्यूट्रल पार्टिकल लेकर के आए ऐसे करके, और इससे हम क्या किए, डायरेक्ट कांटेक्ट करवा दिए। तो ये बेचारा न्यूट्रल था, ये क्या होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। नहीं, अब देखिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये अगर ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा, तो अब होगा क्या, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहां, इस पर सिर्फ क्या बच जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और ये हो जाएगा, पार्टिकल मत बोलिए, सिस्टम बोलिए, और ये होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बात आई समझ में। देखिए तो हमको चाहिए था एगो नेगेटिव चार्ज और एगो पॉजिटिव चार्ज, दोनों ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया ना, तो चार्ज करने का ये जो है तरीका है। एक और तरीका क्या है, तो भाई रगड़िए, ये इंसुलेटर बॉडी के लिए हम लोग करते हैं कि बॉडी अगर मान लो इंसुलेटर है तो उसके लिए जो है ना हम लोग ऐसा काम करेंगे कि इंसुलेटर कोई बॉडी है, इस दोनों को जो है ना रगड़ना स्टार्ट कीजिए, ये इंसुलेटर के लिए काम करेंगे बाय रबिंग, या बोलिए बाय घर्षण, फ्रिक्शन होता है ना, इन दोनों को रगड़ेंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन पार्टिकल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना स्टार्ट करेगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, तो इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात आ रही समझ में। तो इस तरह हम लोग जो है ना इसको चार्ज करते हैं। चलो एक सवाल थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक ना, एक सवाल देखिए इस पर, फिर जो है चलिए सवाल देखिए, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे जो है ना हमेशा सवाल आता है, तो ये चीज आपको जो है ना ध्यान देना। हम बोल रहे हैं कि आप जो है ना एक यहां ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आप जो है ना, इस ऑब्जेक्ट को आप 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हाँ -18 बोलिए कि इतना चार्ज जो है ना आप इसको दे दिए। क्या आप इतना चार्ज इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो देखिए तो एक बार आपको पता है, देखिए इस पर अगर आप इतना चार्ज देगा तो Q बराबर, फिर से फॉर्मूला मेरे पास है N इंटू ई। Q टोटल चार्ज है ना, तो ये टोटल चार्ज आप कितना दे दिए, 9.6 इंटू 10 टू द पावर -18 बराबर क्या लिखिएगा, N इंटू एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कितना होता है, देखिए तो ये होता है कितना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 नहीं, तो n का मान आप यहां से निकालिएगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये काटिएगा 16 छक 96, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 ना, मतलब 60। मतलब हाँ, अगर आप 60 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, अगर आप जो है 60 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं तो ये बॉडी क्वांटाइज होकर के इस पर नेट चार्ज इतना हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्रैक्शन में आ जाती, अगर ये n का मान जो है 60 नहीं आकर के कुछ फ्रैक्शन में आता, तो तब जो है ना हम लोग इसको नहीं दे सकते थे। अगर जो है ना, अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता, तो जो है ना अगले क्लास में हम एक और जो है ना आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे, इस पे एक दो करवाएंगे एनसीईआरटी वाला न्यूमेरिकल, इसी पे बेस्ड। तो आपको जो है ना ये इलेक्ट्रोस्टैट का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है, मेरे साथ बने रहिए, आपका जो है ना 12 बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो इस लेक्चर को आज हम यही रोकते हैं, आप पढ़ते रहिए और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।